हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चलता रहा। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय महात्मा गांधी बता रहा हूँ, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे में आज का विषय है भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था और इसके बाद किसी अन्य आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मैं आप लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कैसे होती है, इसके पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है, लेकिन 1942 के पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं कि महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे 1934 तक असहयोग आंदोलन चलता रहता है। 1934 तक महात्मा गांधी इसको स्थगित करने का आदेश दे देते हैं और तब तक 1935 में भारतीय शासन अधिनियम आ जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल नहीं हुआ था, बल्कि इसी का परिणाम था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने 1935 भारतीय शासन अधिनियम पारित किया और इसके तहत प्रांतों में भी सरकारों की स्थापना की गई, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय सरकार के लिए चुनाव कराए गए, प्रांतीय विधान परिषदों के लिए चुनाव कराए गए और इसमें से जो जितने भी 11 प्रांत हैं, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। बाकी 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। बाकी 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनती है, मिली जुली सरकार बनती है। इस तरह से कांग्रेस 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल होती है। 1937 में जब चुनाव होता है, सरकारें गठित हो जाती हैं, उसी समय 1937, 38, 39 में जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है 1 सितंबर 1939 को। जर्मनी एक छोटा सा राष्ट्र था, उसने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और जर्मनी जब पोलैंड पे आक्रमण करता है और जब जर्मनी आक्रमण कर देता है तो पोलैंड की तरफ से फ्रांस भी शामिल हो जाता है, ब्रिटेन भी शामिल हो जाता है, यानी कि जितने भी पोलैंड के मित्र राष्ट्र होते हैं वह शामिल हो जाते हैं। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। भारत में उसमें बरतानिया हुकूमत का शासन होता है, ब्रिटिश सरकार का शासन होता है। ऐसे में भारत की तरफ से भी वायसराय ने युद्ध की घोषणा कर दी। उसमें वायसराय कौन होते हैं? लिनलिथगो वायसराय होते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय होते हैं। वो घोषणा कर देते हैं, युद्ध की घोषणा कर देती हैं, यानी कि बिना कांग्रेस के नेताओं के, मुस्लिम लीग के नेताओं के और भारतीय नेताओं के परामर्श किए बिना ही वायसराय भारत के भाग्य का विधाता बन जाते हैं, भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा कर देते हैं। ये बात कांग्रेसियों को नागवार लगती है। कांग्रेसी काफी नाराज होते हैं कि भारत के भाग्य का फैसला बरतानिया हुकूमत क्यों ले रही है और युद्ध का फैसला करने में हम लोगों से भी राय ली जानी चाहिए, परामर्श लिया जाना चाहिए। ऐसे में 14 सितंबर 1939 को 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस की एक बैठक होती है। कांग्रेस की बैठक होती है
कहाँ होती है? वर्धा में। वर्धा में कांग्रेसियों की बैठक होती है। इस बैठक में सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव इत्यादि सारे नेता भाग लेते हैं। और इस बैठक में विभिन्न नेताओं के जो विचार होते हैं वह अलग अलग होते हैं। गांधी जी ब्रिटिश के पक्ष में होते हैं। गांधी जी ब्रिटिश के पक्ष में होते हैं कि हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहिए। वहीं सुभाष चंद्र बोस और समाजवादियों जैसे जो समाजवादी नेता थे वह गांधी जी का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि हम साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। हम साम्राज्यवादी ताकतों का साथ नहीं दे सकते। वह फ्रांस और पोलैंड के खिलाफत नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन जो था वह साम्राज्यवादी था और वह ब्रिटेन सरकार का किसी भी तरह से सहयोग करने के पक्ष में नहीं होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक तटस्थता की नीति अपनाई और जवाहरलाल नेहरू ने कहा न तो हम युद्ध का सहयोग करेंगे न ही कोई आंदोलन शुरू करेंगे, हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेसियों ने युद्ध में शामिल न होने का फैसला किया। अब जितने भी कांग्रेसी नेता होते हैं वह युद्ध में शामिल नहीं होने का फैसला कर लेते हैं। ऐसे में वायसराय देखते हैं कि कांग्रेसियों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है, युद्ध में न शामिल होने की अपील की जा रही है। ऐसे में 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय एक वक्तव्य देते हैं। वायसराय के द्वारा एक घोषणा की जाती है, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा घोषणा की जाती है। उनका ये कहना होता है कि कांग्रेसियों की यह मांग अव्यावहारिक है कि भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। यानी कि इसमें युद्ध चल रहा है और इस समय सत्ता हस्तांतरित करने के पक्ष में ब्रिटिश सरकार नहीं है। दूसरी बात उनकी होती है कि युद्ध के बाद ही संवैधानिक योजनाओं पर विचार किया जाएगा। यानी जो भी संवैधानिक योजनाएं भारत के लिए है, भारतीय सोचे हैं या ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमल में लाई जाएगी, वह सब युद्ध के बाद होगा। तीसरी शर्त उनकी होती है कि एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और इस सलाहकार समिति में कांग्रेसियों को भी और मुस्लिम लीग के सदस्यों से भी इस सलाहकार समिति में सबसे परामर्श लिया जाएगा। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो की ये जो शर्तें थी, ये जो कंडीशन थी, वो सारे कांग्रेसियों ने अस्वीकार कर दी। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी लॉर्ड लिनलिथगो के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस की वर्धा बैठक होती है। कांग्रेस की वर्धा बैठक होती है 22 अक्टूबर 1939 को। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस की वर्धा बैठक होती है और इस वर्धा बैठक में कांग्रेस पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का असहयोग करने के पक्ष में हो जाती है, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो अपनी मनमानी करते हैं और कांग्रेसी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी कंडीशन को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है कि जितने भी राज्यों में, जितने भी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, वह सभी लोग अपने पदों से त्याग पत्र दे दें, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दें। ऐसे में जो 8 कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने, 8 प्रांतों में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। 8 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया। जैसे कि बिहार थे, बंबई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, जिसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। इन 6 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत थी, जबकि 2 राज्यों में, असम में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी। लेकिन 8 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। और जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है तो ऐसे में
22 दिसंबर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है। मुक्ति दिवस मनाती है। क्योंकि कांग्रेसी मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देने से सारे दल दुखी होते हैं, सारा देश दुखी होता है, लेकिन मुस्लिम लीग बहुत प्रसन्न होती है और वह मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाती है। ऐसे में 1940 तक ब्रिटेन की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। ब्रिटेन की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि हुआ था। जर्मनी जो था वह पोलैंड, हालैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस इत्यादि प्रदेशों पर कब्जा कर रखा था, कब्जा करने की स्थिति थी और इन राष्ट्रों ने जर्मनी के सामने घुटने टेक दिए थे। वहीं जर्मनी के द्वारा लंदन के बकिंघम पैलेस पे लगातार बमबारी की जा रही थी। वहां पे लोग मर रहे थे, गलियों में लाशें बिछ गई थी। ऐसे में लंदन के बकिंघम पैलेस पर भी बमबारी की जा रही थी और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद ने चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया। चर्चिल प्रधानमंत्री बनते हैं कहां के? ब्रिटेन के। चर्चिल प्रधानमंत्री जब बन जाते हैं तो ब्रिटेन की स्थिति काफी भयावह हो जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम ब्रिटेन के विनाश से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। वहीं नेहरू जी कहते हैं कि ब्रिटेन की कठिनाई हमारा सौभाग्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन काफी लगातार उसकी शाख गिरती जा रही थी, धन और जन की हानि लगातार होती जा रही थी। ऐसे में गांधी और नेहरू कहते हैं कि ब्रिटेन की कठिनाई हमारा सौभाग्य नहीं है। कांग्रेसियों की फिर एक बैठक होती है 7 जुलाई 1940 को। 7 जुलाई 1940 को कांग्रेस की फिर बैठक होती है। इस बैठक को हम पूना प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। पूना प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस बैठक में कांग्रेस के द्वारा कुछ शर्तें रखी जाती हैं ब्रिटिश सरकार के लिए कि हम ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, इस युद्ध में सहयोग करेंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए। पहली शर्त क्या होती है? पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए। पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए, युद्ध की समाप्ति पर पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए। दूसरी शर्त होती है कि एक तुरंत अस्थायी सरकार का गठन किया जाए। अस्थायी सरकार का गठन किया जाए और इसको संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। कांग्रेसियों की मांगे सुनी नहीं जाती हैं, ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता है, ब्रिटिश सरकार अपनी मनमानी करती जाती है। ऐसे में लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित करते हैं। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो प्रस्ताव, इसको लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य जो है वह औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है, डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना है। लिनलिथगो प्रस्ताव में क्या था? पहला, डोमिनियन स्टेट, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। वहीं दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीसरा प्रस्ताव था कि एक युद्ध परामर्श समिति बनाई जाएगी। युद्ध परामर्श समिति गठित की जाएगी और जिसमें भारतीयों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा।
भारतीयों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, यानी कि भारतीयों को भी युद्ध परामर्श संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देता है, कांग्रेस भी इसको अस्वीकार कर देती है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर इस लीलित को प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। फिर महात्मा गांधी की मांगे मानी नहीं जाती हैं, कांग्रेस की मांगे मानी नहीं जाती हैं। ऐसे में महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं और इनके प्रथम सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही होते हैं जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू इनके सत्याग्रही होते हैं और ये गांव गांव घूम घूम कर आंदोलन के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, लोगों को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये जो सत्याग्रही होते हैं ये कहीं भी जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पुलिस इनको गिरफ्तार करने लगती है। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल में बंद हो जाते हैं। सत्याग्रही जेल में बंद हो जाते हैं मई 1941 तक। वहीं 1941 तक जो जर्मनी वह पोलैंड, हालैंड इत्यादि राष्ट्रों पर कब्जा करते हुए पूर्वी यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया और इसी तरह से 7 दिसंबर 1941 को जापान पर्ल हार्बर स्थिति अमेरिकी बेड़े पर भी जापान के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। जैसे ही 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला होता है, वैसे ही अमेरिका भी युद्ध में कूद जाता है। इस तरह से स्थिति और भयावह हो जाती है। तो स्थिति को देखते हुए जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, बिगड़ने लगी थी, तो मित्र राष्ट्रों ने मिलकर ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जानी चाहिए, आजादी प्रदान कर दी जानी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक और ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता, फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री इत्यादि सबने मिलकर चर्चिल के ऊपर दबाव डाला कि वह भारतीयों से सहयोग करें और सहयोग करने हेतु भारतीयों को अधिकार प्रदान करें। जब चर्चिल के ऊपर दबाव डाला गया तो जब चर्चिल ने क्रिस मिशन का गठन किया तो क्रिस मिशन वहां से भारत के लिए रवाना हो गया और 22 मार्च 1942 को क्रिस मिशन भारत आता है। क्रिस मिशन के अध्यक्ष होते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और इन्हीं के नाम पर इसको क्रिस मिशन कहा गया। क्रिस मिशन में जितने भी सदस्य होते हैं, सारे सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव तैयार करते हैं। वह प्रस्ताव क्या होता है? पहला वह प्रस्ताव होता है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और जो चयन होगा वह विधान
प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रांतीय परिषदों के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा और देशी रियासतों के नरेशों के द्वारा इसमें मनोनयन किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव था इनका कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा। इसमें भी डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया गया था। औपनिवेशिक राज्य, भारत को औपनिवेशिक राज्य प्रदान किया जाएगा। तीसरा प्रावधान इनका जो था वह यह था कि जो प्रांत संघ में शामिल नहीं हो सकते थे वह प्रांत अलग हो सकते हैं या बाद में संघ में शामिल हो सकते हैं। यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई कि जो प्रांत संघ में शामिल होना चाहता है भारतीय संघ में वह शामिल हो सकता है, जो अलग होना चाहता है वह अलग हो सकता है। चौथा इनका प्रस्ताव था कि भारत की प्रतिरक्षा का नियंत्रण और निर्देशन ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। प्रतिरक्षा जो होगी, यानी कि युद्ध संबंधी विभाग, रक्षा संबंधी विभाग, प्रतिरक्षा संबंधी या प्रतिरक्षा का नियंत्रण जो होगा और निर्देशन होगा वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से भारत में क्रिस मिशन आता है 22 मार्च 1942 को और यह विभिन्न प्रस्तावों से नेताओं को अवगत कराता है। कांग्रेसी और मुस्लिम लीग के नेताओं को अवगत कराता है, विभिन्न दलों के नेताओं को अवगत कराता है। लेकिन 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। 11 अप्रैल 1942 को इसको अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें प्रांतों को संघ से अलग होने की स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है और डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया जाता है। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग 1940 से ही पाकिस्तान की मांग कर रहा था और उसकी ये मांग पूरी नहीं की गई। मुस्लिम लीग की मांग पूरी नहीं की गई। विभिन्न कारणों से इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। गांधी जी इसको उत्तर दिनांकित चेक कहते हैं, यानी कि भविष्य के तिथियों में भुनाया वाला चेक कहते हैं। जब 11 अप्रैल 1942 को क्रिस मिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो कांग्रेस की फिर एक बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की बैठक होती है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की बैठक होती है। इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा प्रस्ताव के नाम से ही भी इसको जाना जाता है। इस वर्धा प्रस्ताव में यह तय किया गया कि हम लोग अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए और इसी प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है। इसी समय 1 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अब आंदोलन की शुरुआत हो, आंदोलन की रणनीति बन जाती है। अब तैयारी होने लगती है कि हम कैसे आंदोलन शुरू करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कैसे शुरू करेंगे। यह जो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का जो शब्द है यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का शब्द गढ़ा था और यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का भी नारा इन्होंने ही गढ़ा था। यूसुफ मेहर अली जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस तरह से 1 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, जिसकी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमें गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
राजेंद्र प्रसाद है। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिन का होगा लेकिन बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही भयानक होगा। तो 1 अगस्त 1942 को ये सारी तैयारी कर ली जाती है और ये कहा जाता है कि 7 अगस्त को फिर एक बैठक होगी और इस बैठक में आंदोलन की रणनीति फिर पुनः रणनीति पर पुनः विचार किया जाएगा और फिर 8 अगस्त को आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे ये सारे कारण थे। ये कारण नहीं था जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, भारतीयों का सहयोग, लिथगो प्रस्ताव, क्रिस मिशन का भारत आना और क्रिस मिशन में जो शर्तें थी, जो प्रस्ताव थे, वह प्रस्ताव भारत को नामंजूर थे। भारतीयों की भी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उधर जापान भी भारत के ऊपर आक्रमण करते करते वह रंगून तक पहुंच चुका था। रंगून को अपने कब्जे में ले लिया था। ब्रिटेन की भी स्थिति खराब हो चुकी थी। ऐसे में भारतीय अब यह विचार करने लगते हैं कि भारत के भाग का निर्णय हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। हमें न तो जर्मनी से दुश्मनी है, न तो ब्रिटेन से दुश्मनी है। हम अपना शासन खुद करेंगे और अपना निर्णय भी स्वयं करेंगे। तो इस तरह से यह भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि रही। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बताऊंगा और इसका अंत बताऊंगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।